नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए देखते हैं। ये आपको 67वीं श्रृंखला है टेट सुपर टेट से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ढेर सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो रोज आपको पढ़ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कॉपी कलम ले लें और बैठ जाएं और देखें कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि जब तक आप प्रश्नों को सही नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। आकलन करना, स्वयं से आकलन करना है, अपना मूल्यांकन करना जो है ये बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो आइए हम सब शानदार प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। और आपके सामने पहला है प्रश्न करंट से संबंधित रहा और इसमें दिया हुआ है कि महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता। अब यहां से आपको कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे क्या क्या बन सकता है। तो महिला विश्व चैंपियनशिप आपको जो है पहला बनेगा कि मुक्केबाजी का, ठीक ना, मुक्केबाजी का आपको महिला विश्व कप कहां हुआ, महिला विश्व कप कहां हुआ, ठीक ना। विश्व कप तो बताइएगा इस्तांबुल में, ठीक, इस्तांबुल में। अब देखो ये आपको निकहत जरीन जी हैं, ठीक ना। निकहत जरीन जो है ये कौन सा मेडल जीती हैं, तो ये भारतीय मूल की हैं और गोल्ड मेडल जीती हैं। किस वर्ग में जीती हैं, तो ये आपको 52 किग्रा वर्ग में, 52 किग्रा वर्ग भार में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है और अपने प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराया है। कितने से? 5-0 से हराया है। और ये निकटतम प्रतिद्वंदी कहां से हैं, तो इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से जिनका नाम है जितयुंग जुटामस, जितयुंग जुटामस, ठीक ना, जुटामस को इन्होंने हराया है और ये इंडोनेशिया से हैं, ठीक ना। ये नाम थोड़ा सा कठिन है, घबराइएगा नहीं। जितयुंग आपको जो है जुटामस को इन्होंने हराया 5-0 से। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही आप सबके लिए। हाल ही में अमेज़न पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है। किस बैंक के बीच? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ केनरा, यस बैंक या आरबीएल बैंक। तो बताइएगा सभी लोग इस प्रश्न को कि आरबीएल बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में है, ठीक ना। ये आरबीएल बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक। तो इसी बैंक के बीच आपको समझौते हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया। ये दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने या कर्नाटक ने। तो संभव पोर्टल जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के आपको जो है केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक ना। अरविंद शर्मा ये आपको लॉन्च किए हैं, इन्हीं के द्वारा ये आपको लॉन्च किया गया है संभव पोर्टल। अब संभव पोर्टल का वास्तविक रूप से है क्या, तो संभव पोर्टल वास्तविक रूप से सार्वजनिक शिकायतों को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए यह संभव पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार द्वारा, ठीक ना। ये बातें भी याद रखिएगा। मई 2022 में किस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को या 24 मई को। तो ये 24 मई को बच्चा राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। अब देखो यहां पे महत्वपूर्ण बातें आप सबको जो है कि कई बातें बताई जा सकती है। जैसे राष्ट्रमंडल, ये आपको देशों की संख्या कितनी है,
देशों की संख्या कितनी है, ठीक। तो इसकी संख्या आपको जो है 54 है, ये एक बात है। इसका मुख्यालय कहां है राष्ट्रमंडल का, तो इसका मुख्यालय लंदन में आपको जो है इसका मुख्यालय है। इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपको जो है कि बता सकते हैं महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया जो है, सॉरी महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ये जो है एलिजाबेथ द्वितीय, यही इसकी अध्यक्ष है। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल आपको कब आयोजित हुआ, तो बताइएगा खेल, तो बताइएगा 1931 में आपको हैमिल्टन कनाडा में आपको आयोजित हुआ, कनाडा, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए हुआ। और आपको जो है 2022 में जो है 2022 का आपको कहां होगा, तो लंदन में होगा, और बर्गिंघम आपको पैलेस में, ठीक ना। और 2026 का कहां होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में आपको होगा, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें। और ये विक्टोरिया में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आपको आयोजित होगा। तो ये सारी बातें आप सबके लिए रही, और इसके बाहर आप सबसे कहीं भी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला आपको पहला खिलाड़ी कौन बना, यह प्रश्न भी बड़े ही शानदार तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। डेविड वार्नर है, शिखर धवन है, विराट कोहली है, या सुरेश रैना है। तो इंडियन आईपीएल जो है, ये इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संबंधित आपको जो है 700 चौके शिखर धवन ने लगाए हैं, जबकि डेविड वार्नर के 577 और विराट कोहली के 576, ठीक ना, चौके आपको आईपीएल के इतिहास में रहा। यदि पूछा जाए कि इस बार का आईपीएल किसने जीता, आईपीएल विजेता कौन रहा 2021 का, ठीक ना, विजेता कौन रहा, तो गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस जो है, या जीटी कर लो, ये आपको विजेता रहा। उप विजेता कौन रहा, उप विजेता तो राजस्थान रॉयल्स, ठीक ना, राजस्थान रॉयल्स आपको जो है ये उप विजेता रहा। सर्वाधिक शतक किसके रहे, सर्वाधिक शतक तो आप बताइएगा जोस बटलर ये कहां के खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड के हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की ओर से आपको जो है सबसे आपको जो है सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में भी, सर्वाधिक रन भी किसके रहे, तो सर्वाधिक रन के मामले में भी आपको जो है जोस बटलर ही रहे, ठीक ना, जोस बटलर के सर्वाधिक रन भी, और लगभग इनका रन जो था 800 के लगभग इनका 800 रन इनका था, ठीक है। जोस बटलर का 863 रन था, क्या सर्वाधिक रन में जोस बटलर 863 रन, चेक कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक ना। सर्वाधिक विकेट, यानी सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, कुल कितने मैचों में, तो 17 मैच में इनके थे, ठीक ना, 17 मैच में ये 863 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तब आप क्या जवाब देंगे, यजुवेंद्र चहल, ठीक ना, यजुवेंद्र चहल जो है ये आपको चहल सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में आपको यही रहे, यजुवेंद्र चहल के सबसे अधिक विकेट रहे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब देखते चलिएगा, सारी चीजें आप सबके सामने हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में
किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ठीक ना, बुर्नोई, पपुआंस गिनी, भूटान या तिमोर। तो आप सबको बता दें कि जोस रामोस होर्टा जो है ये बुर्नोई के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। बुर्नोई की बात की जाए तो बुर्नोई की आजादी कब हुई थी, यानी आजाद पूर्ण स्वतंत्र कब हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्र भैया, पूर्ण स्वतंत्र, ठीक ना, 1984 ईस्वी में आपको ब्रिटेन से पूर्णतया स्वतंत्रता इसे मिली थी। इसकी भाषा की बात की जाए तो मलाया इसकी भाषा आपको है। ये आपको किस देश का है? तो एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक ना, महाद्वीप का देश बुर्नोई है जो हिंद महासागर में है। कहां पे? हिंद महासागर में आपको जो है स्थित है, ठीक ना। यदि बात की जाए इसकी आपको राजधानी की, तो बुर्नोई की राजधानी आपको क्या होगी? ये कोई जवाब देगा? तो बुर्नोई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, ठीक ना, बंदर सेरी भगवान, ये आपको जो है इसकी राजधानी है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब देखते चलिएगा, रटते चलिए, समझते चलिए, इसके बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर आइए। ये रहा वीडियो, शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं, लिखा गया है, ठीक ना। और बहुत हद तक व्याख्या बड़े ही जबरदस्त तरीके से करने की कोशिश मैंने खुद ही की है, ठीक। तो चलिए देखिए, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार किसे कहते हैं? ज्वार जो होता है, जल का उठना ही ज्वार होता है। क्या होता है? ये भाटा नहीं भैया। ज्वार किसे कहते हैं? तो जल का उठना ज्वार कहलाता है, ठीक। तो जल का उठना ही ज्वार कहते हैं। और जब आपको भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार जब तटों पर आकर वापस लौटती हुई तरंगों को भाटा कहा जाता है, इसे ही हम सब ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। निम्न या लघु ज्वार किसे कहते हैं? तो निम्न या लघु ज्वार तब होता है जब सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल आपको विपरीत हो जाए, ठीक ना। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल जो है विपरीत हो जाए, तब आपको जो है कि वहीं पे आपको लघु ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ये लघु ज्वार किसे कहते हैं? तो जब सूर्य जो है वो चंद्रमा का आकर्षण बल विपरीत होने पर आपको लघु ज्वार आता है। लेब्राडोर की धारा कहां से प्रभावित होती है? तो लेब्राडोर की धारा जो होती है एक प्रकार की ठंडी जलधारा होती है। कैसी? ठंडे, ठीक ना, ठंडे जलधारा होती है। और ये आपको उत्तरी ध्रुव सागर से प्रभावित होती है। किससे? उत्तरी ध्रुव सागर से प्रभावित होती है लेब्राडोर के जलधारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किन धाराओं के मिलने से घना कोहरा बनता है? तो घना कोहरा जब आप देखोगे ये इस तरह से, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक ना, और ये अटलांटिक महासागर है और आपको जो है गल्फ स्ट्रीम, इन दोनों जलधाराओं को आपस में जब मिलते हैं, यानी लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलते हैं, तो ये कोहरा बनता है। क्या बनता है? कोहरे का निर्माण जो है इसी समय आपको होता है। तो ये इधर से गल्फ स्ट्रीम है और इधर से तो इसी के पास में आपको गहरा घना कुहासे का निर्माण होता है। यही महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय चारागाह क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अति विषम जलवायु क्षेत्र, घास भूमि क्षेत्र, सामान्य वर्षा क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो उष्णकटिबंधीय चारागाह क्षेत्र कहां होगा? तो उष्णकटिबंधीय चारा क्षेत्र
क्षेत्र जो होगा वह विषुवत रेखा के आसपास यानी विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहीं पे आपको उष्णकटिबंधीय चारागाह क्षेत्र पाया जाता है। और इसमें जो है कि अति विषम जलवायु बिल्कुल रहेगी, घास भूमि का क्षेत्र भी रहेगा, सामान्य वर्षा क्षेत्र भी रहेगा, यानी उपयुक्त सभी बातें आपको जो है बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय चारागाह क्षेत्र से तात्पर्य आपको यही हुआ, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर वर्तमान कितने महाद्वीप हैं? तो वर्तमान समय में 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, तो आपको कुल 7 महाद्वीप हैं। ये 7 कौन हैं? तो पहला आपको एशिया है, दूसरा आपको अफ्रीका है, ठीक ना, अफ्रीका है, तीसरा आपको उत्तरी अमेरिका है, चौथा आपको दक्षिणी अमेरिका है, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका ये आपको है। 5वें नंबर पे आपको अंटार्कटिका है, टिका है, और 6वें नंबर पे यूरोप है, 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे है। और इसी तरह कुल 5 महासागर हैं, ठीक ना। महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर हैं, ये भी आप याद रखे रहिएगा। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक। और आपको जो है कि इसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इसके बाद आपको जो है हिंद महासागर, हिंद महासागर, फिर आपको जो है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर, ठीक ना, आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं, ये बातें भी आपको जो है याद किए रहिएगा। 1 2 3 4 और 5, ये 7 6 5 4 3 2 1, ये आपको जो है, और ये दोनों क्या होते हैं? तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक ना, प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक ना, उच्चावच होते हैं, यानी सागर एवं महासागर, महासागर एवं महाद्वीप, ठीक ना, महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा और याद करते चलिएगा, ठीक ना। चलिए, यूपी SSS से शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ सुपर टेट की भी श्रृंखला हमारे संस्था की ओर से पढ़ाई गई है। आप यहां पर भी आपको जो भी दिक्कतें हो आप पढ़ सकते हो। एशिया एवं अफ्रीका के बीच कौन सी सीमा बनती है? स्वेज नहर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, या 1 और 2 दोनों? तब आप जवाब दीजिएगा कि एशिया और अफ्रीका की सीमा के बीच लाल सागर और स्वेज नहर, ये दोनों आपको जो है विभाजन की सीमा को बनाती हैं, ठीक ना, 2 के दोनों। चलिए, एशिया महाद्वीप को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? ये आपको 4 3 5 या 6, तो बहुत किताबों में आपको इसके अलग अलग जवाब मिलते हैं। एशिया महाद्वीप को कुल 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 क्षेत्रों में एशिया महाद्वीप को विभाजित किया गया है, ये बातें याद रखे रहिएगा। संसार की छत यानी पामीर का पठार, दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपको तिब्बत जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक ना, छत के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग आपको 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर तक इसके ऊंचाई आपको पाई जाती है। ठीक,
तो ये आपको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा एवं बड़ा पठार, ठीक ना। बड़ा पठार कौन है? तो यह है पामीर का पठार, या आपको जो है संसार की छत, इसे पामीर का पठार भी कहते हैं। पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। और ये दक्कन का पठार कहाँ है? तो ये भारत में है, ठीक ना। और भारत के दक्षिण में है, ठीक ना, दक्षिण में दक्कन का पठार है। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक ना, बड़ा पठार। और आपको इसका निर्माण गोंडवाना काल में हुआ है, गोंडवाना काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक। तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से दक्कन के पठार में कुल 7 राज्य आपको दक्कन के पठार में आते हैं। तो ये एशिया महाद्वीप में आपको स्थित है, ठीक। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। विश्व का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया गया है? ये आपको उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में। वैसे तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम तापमान पृथ्वी पर, ठीक ना, पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान जो है, तम तापमान कहां मिला? तो अंटार्कटिका पर, ठीक ना, अंटार्कटिका पर। और अंटार्कटिका पर आपको पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान आपको बर्फ जो है बोस्टोक स्टेशन, ठीक ना, स्टेशन, जहां पे तापमान जो है -89 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखा गया है। लेकिन एशिया में आपको बरखोयांश जो है, ये सबसे ठंडा जगह है, जो कि रूस के साइबेरिया में है। रूस के साइबेरिया में आपको सबसे ठंडा जगह देखने को मिला है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा है और आप सब शानदार तरीके से उम्मीद करते हैं कि कहीं भी आप सबको कोई दिक्कत नहीं पड़ रही होगी, ठीक ना। तो एकदम चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा किस महाद्वीप को यूरोप से अलग किया जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जब आओगे बच्चा, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, इसे आपको कई चीजों के नाम से जानते हैं। ये आपको जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। किसको? अफ्रीका को। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से, ठीक ना, यूरोप से अलग करता है, ये याद रखिएगा। अब अफ्रीका का देश है मोरक्को, ठीक ना। मोरक्को को, यही बातें, मोरक्को को आपको स्पेन से, कहां से? स्पेन से अलग करने का काम आपको करता है। ये अफ्रीकी देश है और स्पेन जो है ये आपको यूरोपीय देश है। साथ ही साथ आप सब कह सकते हैं कि यह आपको अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर से जोड़ने का काम भी आपको इसके द्वारा किया जाता है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से आपको जाना जाता है। यही है जिब्राल्टर जल संधि के महत्वपूर्ण बातें, ठीक ना। जिब्राल्टर जल संधि समझ में सभी लोगों को आ रही है या नहीं? उम्मीद करता हूं सारे लोगों को अच्छे तरीके से आ रही है तो हाथ उठाइएगा, ठीक ना। आ रही हो तो, और चीजें जहां दिक्कतें हों
आप बता सकते हो कि सर यहां पे दिक्कतें आई, ठीक ना। तो जब तक बताएंगे नहीं तब तक समाधान होना मुश्किल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये तो सबको पता है। उम्मीद करते हैं कि किसी का कोई भी एक भी सवाल गलत नहीं हो, लेकिन और सहारा मरुस्थल से क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक ना। जैसे सहारा मरुस्थल ये आपको जो है कि इसका ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो है ही संसार का, और ये कहां है तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको स्थित है। ये लगभग आपको जो है लगभग यूरोप के बराबर है, यूरोप के बराबर है, ये एक बात याद रखिएगा। यानी जितना यूरोप महाद्वीप है उतने में आपको जो है कि सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में आपको बद्दू नामक जनजाति पाई जाती है, बद्दू नामक जनजाति। साथ ही साथ आप सबके लिए महत्वपूर्ण बातों में एक कह सकते हैं कि यहां पर जो है हरमट्टन नामक गर्म हवा चलती है, गर्म हवा आपको चलती है, ये बातें भी सभी को पता है। और इसके साथ साथ ही आप महत्वपूर्ण चीजों में कह सकते हैं यही हरमट्टन जो है आपको जो है कि इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें भी। गिनी में इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये गिनी में इसे गिनी में डॉक्टर हवा या डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और तो और इसका जो है 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, और ये आपको सहारा मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। लगभग आपको 12 या 13 देश जो हैं इसे घेरे हुए हैं चारों ओर से, ठीक। चलिए, एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये शानदार तरीके से आप सबके लिए है, और इसमें 100% आपको जो है कि वीडियो लेक्चर 100 आवर का है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है, ठीक ना। तो इसे शानदार तरीके से आप सब देख सकते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया, करीबा, मलावी या टाना, ठीक ना। तो आपको अफ्रीका की सबसे बड़ी झील ये आपको विक्टोरिया झील है। अब विक्टोरिया झील की और क्या क्या खासियत हो सकती है आप ध्यान से देख लो, ठीक ना। एकदम शानदार तरीके से आप लर्न करते चलो। तो विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। किस पर? विषुवत रेखा पर स्थित है। और इसकी क्या विशेषता है? ये संसार की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, संसार की दूसरी सबसे बड़े मीठे पानी की झील, ठीक ना। मीठे पानी के झील आपको यही है। तीसरी बात, यहीं से आपको व्हाइट नील या सफेद नील का उद्गम, नील नदी का उद्गम आपको यहीं से हुआ है। ये 3-4 विशेषताएं हैं, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण, और ये विक्टोरिया झील जो है इसकी और भी कई खासियतें आपको मिलेंगे। जैसे ये आपको जो है सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय झील भी आपको है। ये सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय झील आपको मानी जाती है, ठीक ना। उष्णकटिबंधीय झील, और इसी पर आपको जो है युगांडा, तंजानिया और केन्या,
ठीक ना, केन्या की सीमा पर स्थित है, ठीक ना, सीमा पर स्थित है। ये आपको जो है बातें याद किए रहेगा। युगांडा, तंजानिया और केन्या के सीमा पर आपको जो है स्थित है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहे। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद तो शायद आप सबसे प्रश्न नहीं ही पूछा गया है। बेरिंग जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका किस महाद्वीप से अलग होता है? तो बेरिंग जल संधि जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया को यूरोप से अलग करता है, अमेरिका को, या यूरोप से, या एशिया को, या आपको दक्षिण अमेरिका को। तो बेरिंग जल संधि जो है ये एशिया को अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, ठीक ना। ये बातें आपको हुई। बेरिंग जल संधि और किसको किससे अलग करता है? तो भी बता सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करता है, सागर से अलग करता है या जोड़ता है, जो भी कह लो, ठीक ना। ये बातें आपको हुई। साथ ही साथ आपको जो है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसके समानांतर ये आपको माना जाता है, ठीक ना। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक ना, तिथि रेखा के समानांतर आपको जो है समानांतर ये बेरिंग जल संधि है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। रॉकी पर्वतमाला एवं अपलेशियन पर्वतमाला कहां स्थित है? तो जब आप आओगे ऐसे ये आपको जो है इस तरह से आपको मिलेगा, तो ये तो उल्टा बन गया भाई, ये नीचे वाला, ये उत्तरी अमेरिका में, कहां पे? उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको रॉकी पर्वत एवं अपलेशियन पर्वतमाला स्थित है। रॉकी पर्वतमाला से संबंधित तो इसकी कुल लंबाई लगभग आपको जो है 4800 किलोमीटर के लगभग इसके कुल लंबाई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक ना, सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एटपर्व है, ठीक ना, माउंट एल्बर्ट जो है ये इसके सबसे ऊंची चोटी आपको माने जाते हैं। एटपर्व कहीं कहीं, एल्बर्ट कहीं कहीं लिखा है, तो ये आपको इसके सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक ना। ये आपको रॉकी पर्वत जो है ये यूएसए एवं कनाडा में विस्तार हुआ है। कनाडा, ये दोनों ही जगहों पे आपको इसका विस्तार हुआ है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है? सिलिकॉन घाटी आपको कहां स्थित है? ब्राजील में, मैक्सिको में, फ्रांस में, या आपको जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन घाटी जो है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, ठीक ना, कैलिफोर्निया प्रांत में आपको जो है सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। सिलिकॉन वैली जो है ये क्या है? तो बेंगलुरु है, या बेंगलुरु, ठीक ना। बेंगलुरु जो है ये भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर संबंधी कार्य बहुत अधिक होते हैं और यहीं पे सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र होने के कारण इसे जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप सबको बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आ रही होंगी। आ रही है ना? चलिए
नेक्स्ट देखिए, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार कहां हुआ है? तो एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में या एशिया में? तब आप बताइएगा, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। और ये जो है ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा आपको जो है एंडीज पर्वतमाला है और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार आपको हुआ है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? तो आपको लंबाई आपको जो है लगभग 7000 किलोमीटर है, इसके कुल लंबाई। ये आपको जो है कि सबसे ऊंची चोटी तो एकांका गुआ, ये कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 69 आपको मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और कहीं कहीं 69,600 कुछ मीटर भी आपको दिया हुआ है, ठीक। तो 69 आपको जो है इसकी ऊंचाई है। ये आपको साथ ही साथ में कह सकते हैं कि एंडीज पर्वत का विस्तार जो है ये आपको कुल 8 देशों में इसका विस्तार हुआ है। इसका विस्तार है ब्राजील, बोलिविया, चिली, पेरू, आपको उरुग्वे, ठीक। तो ये कुल आपको जो है कि एंडीज का विस्तार कुल 8 देशों में हुआ है। ये बातें भी आप सबके को पता होना चाहिए, ठीक ना। अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये कुल 8 राज्यों में इसका विस्तार हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपको जो है मीठे पानी की झील कहां स्थित है? तो आप कौन सा झील है, झील कहां स्थित है? अच्छा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील कहां स्थित है? तो कहां स्थित है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं बना। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित विशाल मीठे पानी की झील कौन सी है? तब पूछे तब ना, कौन सी है, ठीक ना, कौन सी है, तब बताएगा कि यह झील का नाम टीटीकाका है, ठीक ना। टीटीकाका है। और टीटीकाका कहां है? तो आपको दक्षिणी अमेरिका में। और ये जो है ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी यही है, ठीक ना। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील आपको कौन है? तो यह नौगम्य झील आपको जो है टीटीकाका है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील मानी जाती है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, ठीक ना। तो ये याद किए रहिए, समझते भी चलिए, ठीक ना जनाब, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से यानी नितिन सर के द्वारा स्पेशली पढ़ाया गया है। आप सब इसे परचेज कर सकते हैं और आप सबके सुनहरे भविष्य में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल भी अदा करने वाला है। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन है, ओरिनिको बेसिन भी है, पराना उरुग्वे बेसिन भी है, मैकेंजी बेसिन नहीं है। मैकेंजी बेसिन कहाँ है? तो यूएसए में है, ठीक ना। यानी उत्तरी अमेरिका में आपको मैकेंजी बेसिन उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जवाब हुआ। जल की मात्रा की दृष्टि से कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो जल की मात्रा की दृष्टि से
अमेजन नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक ना। कौन सी? अमेजन नदी। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक ना। लंबी नदी आपको जो है दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और आपको नील संसार की सबसे लंबी नदी, संसार की सबसे लंबी नदी, ये बातें भी। और गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक, सबसे लंबी नदी। ये आपको पराग्वे जो पराना जो है ये दक्षिणी अमेरिका के दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी आपको मानी जाती है। तो ये सारी बातें आप सबके लिए है, तो आप इसे शानदार तरीके से याद किए रहिए। ये जो है ये कहां पे बहती है? तो अफ्रीका में, ठीक है ना। ये अफ्रीका में आपको बहती है। तो जल की मात्रा से यानी बहाव की दृष्टि से ऐसे कह सकते हो, बहाव की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी, दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी। और आपको जो है सर्वाधिक जैव विविधता भी आपको यहीं पाई जाती है। सबसे बड़ी नदी बेसिन भी अमेजन नदी बेसिन ही है, ठीक। ये आपको जो है कि आपको एंडीज पर्वत से निकलती है और आपको जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आप सब यहां पे याद रखे रहिएगा। दक्षिणी अमेरिका के सघन वनों को क्या कहते हैं? वेल्ड डाउन्स प्रेयरी, यहां पे प्रेयरी होना चाहिए या सेल्वास, तब बतेगा कि दक्षिणी अमेरिका के सघन वनों को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेल्वास के नाम से आपको जाना जाता है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहां स्थित है? माउंट एल्बर्ट, माउंट मैकिन्ले, माउंट अल्ब्रुस या एकांकागुआ। तब आप बता सकते हैं कि एकांकागुआ रॉकी की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी एंडीज पर्वत की, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से ऊंची चोटी आपको एकांकागुआ है। अल्ब्रुस यही आपको जो है कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको अल्ब्रुस ही है, ठीक ना। अल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और ये काकेकस क्षेत्र में पाई जाती है, कॉकस क्षेत्र में आपको जो है पाई जाती है। माउंट मैकिन्ले, ये आपको माउंट मैकिन्ले जो है ये कह सकते हैं कि अलास्का श्रेणी का भाग है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी आपको यही है, ठीक ना। और ये जो है रॉकी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी आपको मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी या कह सकते हैं अलास्का श्रेणी की आपको सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप सबसे गलतियां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उम्मीद यही करता हूं। द्वीपीय महाद्वीप का उदाहरण कौन सा है? ये जापान है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या मालदीव है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे कंगारुओं का देश भी आपको इसे कहा जाता है। साथ ही साथ में इसे आपको जो है
के ओशनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ओशनिया महाद्वीप, ठीक ना, महाद्वीप के नाम से आपको जाना जाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नदी मर्रे डार्लिंग जो है इसकी सबसे लंबी नदी है। इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तब आप जवाब दीजिएगा कि कौन सी है। और सबसे ऊंची चोटी कोसयुस्को जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला। आप जवाब देंगे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक ना, याद रखे रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है लिख देता हूं, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ जो है रीफ यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी आपको जो है कि बहुत ढेर सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिला। सबसे बड़ा मरुस्थल तब बताएगा कि आपको जो है सबसे बड़ा मरुस्थल विक्टोरिया है, ठीक। तो ये बातें यहीं पे विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोना का वृक्ष जो है यही पाया जाता है, या यूकेलिप्टस का वृक्ष भी आपको इसी क्षेत्र में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? आपको जेम्स कुक ने, कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने। तो जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। और जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कब की थी? तो बताएगा कि लगभग आपको जो है कि 1770 ईस्वी में आपको ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। इसमें कुल कहीं 14 आपको देश दे रहा है, कहीं 22 दे रहा है, ठीक ना। तो देश आप लोग देख लीजिएगा कुल कितने देश हैं ये कंफर्म कर लीजिएगा देशों की संख्या। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। इसे आप परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। पढ़ना आपके ऊपर है, कोई रटा घुटा नहीं सकता है। मैं तो सीधी लाइन में कहता हूं कि जितना आप स्वयं से इंथुजियास्ट होकर पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, उतनी चीजें आएंगी। कोई किसी के द्वारा जबरदस्ती करके आपको नहीं सिखाया जा सकता। शिवालिक श्रेणी में पाई जाने वाले चौरस घाटियों को क्या कहा जाता है? तो इन घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसे दून के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद रखे रहिएगा, ठीक। चलिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक काल में आपको शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक ना। इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं? तो बाह्य हिमालय के नाम से भी आपको शिवालिक इसे जाना जाता है, ठीक। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की आकृति तलवार की तरह या धनुषाकार है, ठीक ना। इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलती है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पहले नंबर पे असम है, दूसरे नंबर पे आपको पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक ना, तमिलनाडु है। यदि विश्व में चाय उत्पादक देश देखेंगे, विश्व में चाय का उत्पादक देश, ठीक ना, उत्पादक देश जो है, तब आप पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत को याद रखे रहिएगा। जबकि निर्यात के मामले में कीनिया जो है ये आपको पहले स्थान पर है। कीनिया निर्यात के मामले में पहले स्थान पर है। वहीं ग्रीन चाय, ठीक ना,
ग्रीन चाय के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, भारत फर्स्ट स्थान पर। और दार्जिलिंग ये जो है दार्जिलिंग में ग्रीन चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक। तो ये आपको जो है याद की रही है। कौन सी नदी घाटे दक्षिण के पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ये कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है या नर्मदा नदी है? तब बताएगा कि नर्मदा नदी जो है ये आपको दो भागों में विभाजित करती है और ये विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ी से होकर बहती है। विंध्य एवं सतपुड़ा, ठीक ना, सतपुड़ा श्रेणी से होकर बहती है, श्रेणी से होकर बहती है। ये आपको भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक, होकर बहती है। ये आपको जो है कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी, ठीक ना, सबसे लंबी नदी। और पश्चिम की ओर गिरने वाले सबसे लंबी नदी की ओर गिरने वाले सबसे लंबी नदी। यदि बात की जाए इसका उद्गम, तो उद्गम इसका माउंट आपको जो है कि अमरकंटक से आपको हुआ है। और इसका जो है कि गिरती कहां है? तो गिरती है बंगाल के खंभात की खाड़ी में। और कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको जो है कि 1312 किलोमीटर आपको लंबी है। इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर आपको जो है एमपी में बहती है, ठीक। ये बातें जबलपुर इसी नदी के तट पर है, जबलपुर, ठीक ना, जबलपुर इसी नदी के तट पर है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा पठार आपको सम्मिलित है? कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार या महाराष्ट्र का पठार? तब आप जवाब दीजिएगा कि मालवा का पठार जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत निहित है। मालवा का पठार का निर्माण जो है लावा के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। लावा के बेसाल्ट चट्टानों के लावा के अपरदन के फलस्वरूप ठीक ना। मालवा के पठार में आपको महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं कि काली कपासी मिट्टी यहां पे पाई जाती है। काली कपासी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चंबल जो है यहां की प्रमुख नदी है। चंबल आपको छिप्रा, केन, बेतवा, ये आपको चंबल प्रमुख नदी है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तब आप जवाब दीजिएगा दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी अनामुड़ी है। ये अनामलाई पहाड़ी की है, अनामलाई पहाड़ी की है, पहाड़ी, ठीक ना। ये आपको लगभग 2695 मीटर आपको इसकी ऊंचाई है। जबकि डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी के रूप में आपको जो है यही है। इसके 2637 मीटर इसके आपको जो है ऊंचाई है, 2637 मीटर, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की है, ठीक ना, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है, पहाड़ी
की चोटी आपको मानी जाती है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी में ही आपको जो है कि एक जनजाति टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। टोडा नामक जनजाति जो है जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी की खासियत यह है कि ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से अलग करती है। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से अलग करती है, अलग करती है। ये आपको जो है प्रमुख बातें रही। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नितिन सर के द्वारा हैंडरिटन शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और आप सबको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक ना। तो आप जो है ये आपको पीडीएफ रूप में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता में इसे सहायक बना सकते हैं। पर्यावरण के प्रमुख निर्णायक कौन होते हैं? तो जलवायु, भूमि, वन, उपयुक्त सभी जो हैं ये पर्यावरण के निर्माण में प्रमुख कारण माने जाते हैं। चाहे वह जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल या आपको जो है कि कोई भी हो, सबका निर्माण पर्यावरण में सहायक होता है। तो ये भी आपको उपयुक्त सभी जो है पर्यावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं? नदियां, झील, समुद्र, वायुमंडल। तो उपयुक्त सभी जो है ये आपको जो है पर्वत, नदी, वायुमंडल सब जो है पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक ना। सभी को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के कितने आधारभूत घटक होते हैं? तो पर्यावरण के वैसे 4 महत्वपूर्ण आधारभूत घटक माने जाते हैं। कितने? 4 महत्वपूर्ण आधारभूत घटक माने जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो आपको जो है वायुमंडल, ऐसी ये देखो, ये ए और ये बीच का भाग जो है ये आपको जो है जैवमंडल हुआ। क्या हुआ? तो जैवमंडल ये बीच का भाग हुआ। इधर का भाग जो है ये इसे आप कह सकते हैं ये स्थल मंडल। ये आपको इधर का भाग ये वायुमंडल, ये जलमंडल और इधर का भाग जो है ये आपको वायुमंडल। ये आपको 3 मंडल और जैवमंडल ये आपको 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वैसे तो घटकों की संख्या 3 भी होती है, ठीक ना। आपको जैविक, अजैविक और आपको जो है ऊर्जा। ये आपको 3 घटक होती है, 2 ऑप्शन दिया नहीं है, इसीलिए मैंने 4 आपको आधारभूत घटक क्या क्या हैं तो 4 हैं। ये आपको स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, ठीक ना। तो ये प्रमुख बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में आपको किसे नियुक्त किया गया है? एस स्कुंद्रा, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, सलील यस पारेख, पीटर अल्बर्स। तो आपको जो है डॉक्टर टेड्रोस आपको घेब्रेयेसस जो है ये नियुक्त किए